नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। इन कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइंस में आज यहां पर चीनी है, जहां पर हम बात करेंगे कि कार्बन क्रेडिट्स को लेकर यहां पर किस तरह की डिटेलिंग है। साथ ही साथ दिल्ली में हाल बेहाल है। हमने यहां पर जो ज्वालामुखी फटा है उसका भी इम्पैक्ट यहां पर दिल्ली के ओवरऑल एयर स्पेस में आता हुआ देखा है। क्या है डिटेल्स और कितने समय तक ये जारी रह सकता है, इन सब पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस्मा के DG दीपक बलानी है, साथ ही IMD के सीनियर साइंटिस्ट RK जनमनी, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से डायरेक्टर किशोर नारने भी हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे पहले किस तरह से आप देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस को, क्योंकि जो हमने मूवमेंट आते हुए देखी है ओवरनाइट, जहां पे 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली है, डॉलर में जो गिरावट है उसका फायदा है। साथ ही साथ मार्केट्स काफ़ी हद तक US फेड मीटिंग को तो देखेंगे ही, लेकिन आज और कल में इतने सारे इकोनॉमिक डेटा हैं, उससे पहले किस तरह का कारोबार होना चाहिए? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक मार्केट्स को जो डेटा का कमी था, स्पेशली US गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से जो डेटा पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, आई थिंक वो कहने के बंच अप होके आ रहे हैं। और सी मार्केट्स दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं कि अगर रेट कट का जो रफ्तार है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नंबर वन। सेकंड इज दैट कि दिसंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा। जो फ्लक्चुएशन है, दिसंबर रेट कट एक्सपेक्टेशन नीचे से नीचे मतलब 25% तक गया था, ऊपर में अगेन 60-65% तक आ रहा है। सो मार्केट इज बिटवीन दिस वाइड रेंज, सो कुछ भी हो सकता है। सेकंड इज दैट डॉलर मजबूत था पिछले हफ्ता, एंड देन दिस वीक हैज स्टार्टेड विद अ स्लाइटली वीकर डॉलर। तो अगेन जो मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज में जो करेक्शंस देखे थे, उसका एक पुल बैक हम देख रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल अगर देखें, शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं है डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए। हालांकि ये पुल बैक रैली थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। आई थिंक गोल्ड अगर देखें तो 1,25,800, 1,26,000 तक भी इसमें एक्सटेंड हो सकता है। सिल्वर में अगेन 1,56,000, 1,56,200 के आसपास तक इसमें फर्दर 1,58,000 तक इसमें एक्सटेंड हो सकता है। बट अगेन ब्रॉडर रेंज अगर देखें तो उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत बड़ा ट्रिगर्स अभी कुछ खास नहीं लग रहा है। प्रॉबेबली फरवरी तक भी हम इसी रेंज में ट्रेड करते रहेंगे। एंड शॉर्ट टर्म में अगर गोल्ड का अगर देखेगा तो आपको जो डाउन साइड में 1,22,500 एंड अप साइड में 1,26,400 का ये रेंज है ब्रॉडली। एंड अगर सिल्वर में देखेगा तो 1,51,000 रुपए से लेके 1,58,000 रुपए का जो है, आई थिंक ये जो ब्रॉड रेंज है इसी के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। तो एक ब्रॉड रेंज ट्रेडिंग है, लेकिन डिप्स पे खरीदारी की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर सोने और चांदी में बनती हुई नजर आई है। वेल, आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं, जहाँ पर इस्मा ने अब GCC यानी कि ग्लोबल कार्बन काउंसिल के साथ यहाँ पर एक पार्टनरशिप करी है। क्या है डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ इस्मा के DG दीपक बलानी है। दीपक जी, सबसे पहले तो क्या कुछ है ये पार्टनरशिप और इसका क्या इम्पैक्ट बनता हुआ देखते हैं आप? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, आपको पता है कि चीनी के जो इंडस्ट्री है वो काफी प्राइस प्रेशर में रहती है और हमेशा एक रेवेन्यू का दबाव रहता है इन लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट पॉलिसीज। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे शुगर मिल्स को कुछ ऐसे एवेन्यूज भी मिले जहां से उनको एडिशनल रेवेन्यू रियलाइजेशन हो। तो इसमें इस्मा ने ग्लोबल कार्बन काउंसिल के साथ एक MOU किया है। एंड ये ग्लोबल कार्बन काउंसिल एक इंटरनेशनल कार्बन मार्केट प्रोग्राम है ग्लोबल साउथ का, विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो SAF जो हम यहाँ बनाएंगे और जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें उनको कार्बन क्रेडिट की आवश्यकता पड़ेगी, वहां पे कुछ रेवेन्यू ऑफसेट हो सकता है। और जो अब क्योंकि चीनी इंडस्ट्री सिर्फ चीनी नहीं है, इसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडिंग है, कंप्रेस्ड बायोगैस है, को जनरेशन है और SAF है और अब ग्रीन हाइड्रोजन भी है। तो इसमें जो मिल वाले हैं, जो इस्मा के मेंबर्स हैं, उसमें ये कार्बन अकाउंटिंग का एडवांटेज लेके एक एडिशनल रेवेन्यू और सस्टेनेबल क्रेडेंशियल, बेटर एक्सेस टू क्लाइमेट फाइनेंस और एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में भी एक काम कर सकते हैं और इंडिया को जो उनकी क्लाइमेट गोल्स हैं NDC को भी अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक हमारी इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा कदम है कि एक कार्बन मार्केट का एक्सेसिबल एक रोड मिलेगा थ्रू न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स। दीपक जी, एज ऑफ नाउ ये यहाँ पर करार है और आपने हमें उसकी निटिग्रिटीज यहाँ पर समझाई हैं।
बट एक्चुअल वर्क होते होते एंड बाय द टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड है, कितना समय हो जाएगा? देखिए, अभी एसएएफ में तो एक मैंडेट आ गया है 1% ब्लेंडिंग 2027 तक और लगभग 5% ब्लेंडिंग 2030 तक। उसमें इस्मा ने डेलॉयट के साथ मिलकर एक रोड मैप भी बना लिया है। और अब हम लोग टेरी के साथ भी हमने एक एलसीए किया है, जिसमें कि शुगर के इथेनॉल का जो कार्बन एमिशन इंडेक्स है वो दुनिया में सबसे कम है। तो एक कार्बन मार्केट में हमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा। इसमें जो हमारी मीटिंग्स गवर्नमेंट के साथ हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और कई मिनिस्ट्रीज के साथ, तो हमें ये आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर जैसे इथेनॉल की एक ब्लेंडिंग का एक स्कीम आया था, एक प्रोग्राम आया था, वैसे ही एसएएफ का भी एक ब्लेंडिंग का एक रोड मैप जल्द सरकार जारी करेगी। और जैसे ही मुझे लगता है 2 या 3 महीने ये पॉलिसी रोड मैप आ जाएगा। जैसे ही एक रोड मैप आएगा जहाँ पे ऑफसेट का या ऑफटेक का एक गारंटेड मैकेनिज्म होगा, प्राइसिंग का मैकेनिज्म होगा, तो हमारी इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर देगी और लगभग 1 या 2 साल में हमारा एसएएफ का प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हो सकता है। ऑलराइट, तो ये ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है और जैसे आपने कहा है कि एडिशनल रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए ये कदम यहाँ पर इस्मा और साथ ही साथ मेंबर मिल्स ने यहाँ पर उठाया भी है। दीपक जी, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, एक और कॉन्वर्सेशन जो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली आती हुई नजर आ रही है वो एमएसपी को लेकर है। मेरी कुछ दिन पहले प्रकाश नायक नवरे से जब भी बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि हमने अब 41 छोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम नहीं देख रहे हैं, हम एक्स मिल अब यहाँ पर देख रहे हैं जिसकी कॉस्टिंग 38 निकल के आ रही है। तो कुछ फेरबदल यहाँ पर ऑफकोर्स होता हुआ नजर आया है। किस तरह से आप सब लोग अब इसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, एमएसपी का पूरा बैकग्राउंड हमको सबको मालूम है। हमने कई बार आपके चैनल पे इस पर चर्चा की भी है कि लगभग 5 या 6 साल से एमएसपी नहीं रिवाइज हुआ है। और अब क्योंकि एफआरपी काफी बढ़ गया है, यूपी का एसएपी भी बढ़ गया है और कर्नाटका में भी जो स्टेट ने जो केएम की प्राइस फाइनल की है वो एफआरपी से कहीं ज्यादा है। तो मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आज की लगभग 41 रुपीज, तो एक फ्लोर प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सेट करना चाहिए, ना कि एक्स बिल प्राइस। आज के कोई लॉजिक नहीं बनता है। और हमारी सरकार से बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि लगभग 40 टू 41 जो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो आज का वेटेड एवरेज के हिसाब से ऑल इंडिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक्स मिल फॉर द शुगर, आई बिलीव उसी के ऊपर एमएसपी फिक्स होनी चाहिए। और इसमें हमें उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव और इंडस्ट्री कंड्यूसिव पॉलिसी मैकेनिज्म एक डिसीजन जरूर जल्द लेगी। पर आपको लगता है दीपक जी कि 31 से ये सीधा 41 होता हुआ नजर आएगा? देखिए, 31 जब फिक्स हुआ था तब एफआरपी हमारी 275 थी। आज हमारा एफआरपी लगभग 355 है, 30 से 35% बढ़ गया। एसएपी उससे भी ज्यादा है यूपी की। तो आई थिंक हमें 31 से 41 में 10 रुपए का ना देख के हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो रॉ मटेरियल प्राइस है वो कितना बड़ा है, हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी बड़ी है, और आज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कहीं भी एक्स मिल प्राइस आज के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाता है तो मिल्स को लॉस होगा और अल्टीमेटली हमारे किसान को जो हमारा पेमेंट जाता है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होगा। तो हमें तो ये देखना चाहिए कि आज का क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और उसको एक फ्लोर प्राइस सेट करने के लिए उसको हमें लेना चाहिए संज्ञान में। पॉइंट टेपंग। दीपक बलानी जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। वो जो नया करार है उसके लिए तो बधाई है ही, और साथ ही साथ जिस तरह से एमएसपी की कॉन्वर्सेशन यहाँ पर तेज होती हुई नजर आई है, क्या निकल के आएगा देखना होगा। लेकिन एज ऑफ नो एक्सपेक्टेशन यही है कि शायद बहुत जल्द इसमें हम एक मूवमेंट आता हुआ देखें। वेल, चीनी से भी आगे बढ़ेंगे और अब मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक और साइक्लोन फॉर्म तो होता हुआ हमने सुना ही है, लेकिन साथ साथ जो दिल्ली की हालत है जहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है और उसके बाद जो वोल्केनिक इरप्शन है उसका भी इम्पैक्ट हमने भारत पे आता हुआ देखा है। उस पर चर्चा करने के लिए आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी हमारे साथ हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। और आप दिल्ली में हैं, क्या हाल है, किस तरह का इम्पैक्ट है इसका वेदर के ऊपर? देखिए, ये तो जो है काफी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, जैसे 8 किलोमीटर से अप टू जैसे बोलते फ्लाइट लेवल 40,000 फीट, मतलब अराउंड 15 किलोमीटर तक है। तो इसका कोई नीचे ऐसे कोई प्रभाव नहीं है। और मेनली जैसे हम लोग टाइम टू टाइम बोल रहे हैं कि इट इज गोइंग फर्दर टू द ईस्ट ऑल्सो, एंड आज इवनिंग तक जो क्लाउड है इसकी जो वेरी हाई हाइट में है, सैटेलाइट में दिखाई देता है। So that is currently passing across North India towards the east, further to China actually by evening or night today. So that's it. Mainly इसका जो impact आप देखे होंगे बहुत साल पहले वो यूरोप में भी हुआ था।
तो मेनली इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एरोडायनेमिक्स में ज़्यादा प्रभाव देता है, जैसे इंजीन एंड अदर। तो अगर उसका सिग्निफिकेंट कॉस्ट होगा जो होगा तो आसपास यही है स्टार्टअप। दूसरा मिस्टर जनमनी, जो लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, जो कि माना जा रहा है कि साइक्लोन सेन्यार बन सकता है, उस पर क्या डिटेल्स हैं? देखिए अभी डे बाय डे हम लोग इसको जो इवॉल्विंग सिस्टम है तो इसको देखते हुए तो मेनली जो दो सिस्टम है एक्चुअली, ट्विन सिस्टम इज देयर। एक जो कम दबाव का क्षेत्र है वो हमारा दक्षिण पश्चिम बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल एंड दार्जिलिंग श्रीलंका एरिया में है। So that is also a low pressure system we are telling, and this system also will further become more marked during next 24 hours. Now about the earlier system which was over mainly the Malacca Strait near Malaysia. So that system now is intensifying actually, and it has in fact our latest bulletin will come and we were discussing that this system may be today intensity of depression. So we are monitoring both the system as well actually. So we request all to keep a watch on the bulletin coming from IMD rather than making any early judgment actually. Yeah. Fair point. जिस तरह का विंटर्स इस बार हमने आता हुआ देखा है, माना यह जा रहा है कि अर्ली विंटर है, हार्श विंटर भी रह सकता है, उस पर आपका क्या राय है? नहीं, जैसे हमारा जो नवंबर एंड में वी आर गोइंग बाय वेरी मेट्रोलॉजिकली एंड साइंटिफिकली, ये जो बाहर से जो खबर आता है इसमें बिल्कुल कोई पता नहीं है। आपने देखा होगा अभी जो थोड़ा बहुत कोल्ड वेव का स्पेल डेवलप हुआ था मेनली जो मराठवाड़ा और कुछ एरिया और उसी के साथ मध्य प्रदेश। तो जैसे 12 नवंबर से इट वाज देयर अप टू 19 नवंबर टेम्परेचर राइज हो गया था। देन अगेन टुडे सम टेम्परेचर फॉल हैज बीन रिपोर्टेड ओवर मेनली मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। So we are monitoring the system, but till today winter का तो ऐसे कोई मतलब मार्किंग कुछ नहीं है। इस बार तो कोई मेजर डेंस फॉग स्पेल भी बना नहीं, जबकि प्रीवियस ईयर में 8 से 20 नवंबर दिल्ली में भी 2 दिन हो गया था जीरो विजिबिलिटी लास्ट ईयर। बट इस बार एवरीथिंग इज ओके एक्चुअली फ्रॉम फॉग पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड टेम्परेचर ओवर दिल्ली ऑल्सो समटाइम्स कम टू 9 डिग्री, but it is not that much hot still, and our prediction will come by November end. मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो नवंबर एंड की जो आपकी प्रिडिक्शन है, जैसे आपने कहा, उस पर हमारी नज़र भी रहेगी। एज ऑफ नाउ जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इराक है, जैसे मिस्टर जनमनी हमें बता रहे हैं कि वो नियरली 8 to 15 किलोमीटर्स हायर देन सी लेवल है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ उसका दिल्ली में नहीं है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने जुड़े रहेंगे, उनसे जानेंगे मेटल्स का हाल इस ब्रेक के बाद। आपका और फोकस यहाँ पर अब मेटल्स पे करेंगे, क्योंकि जहाँ गोल्ड ने आपको 58% रिटर्न्स दिए हैं इस साल, चांदी ने 78%, प्लैटिनम करीबन 74% ऊपर है, पलेडियम ने करीबन 49% के रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन जहां तक बेस मेटल्स की बात है, वेल कॉपर आपकी स्क्रीन्स पे है और 24% की तेज़ी पिछले 12 महीने में हमने यहां पर भी बनते हुए देखी है। जिंक थोड़ा सा फ्लैटिश रहा है, जो उसकी कर्व है काफ़ी बड़ी है, $500-600 की एक रेंज बनते हुए देखी है हमने जिंक में। लेकिन पिछले 12 महीने में आप देख सकते हैं 8% की बढ़त है, जो एलएमई से ज़्यादा है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रीसिएशन। एल्यूमिनियम लेकर आएंगे और यहाँ पर भी पिछले 12 महीने में करीबन 9% की तेज़ी के साथ कारोबार है। आप किशोर कैसे देखते हैं इन तीनों ही मेटल्स को, क्योंकि एक स्मॉल ब्रेकआउट हमने ज़रूर बनता हुआ देखा है, हाँ, सब चार्ट्स पे, स्पेशली अक्टूबर के महीने में जहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। नवंबर ने काफ़ी हद तक उसको फॉलो किया है। दिसंबर क्लोजिंग आप कैसे देखेंगे, और अगर अगले साल के लिए किसी को यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी बनानी हो मेटल्स में तो क्या है? आई थिंक मनीषा, मेटल्स में ओवरऑल अंडरलाइंग फंडामेंटल तेजी है, स्पेशली खास करके जिंक और कॉपर, ये दोनों आउट परफॉर्मेंस रहेंगे बिकॉज अंडरलाइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। सप्लाई लेड फंडामेंटल्स भी है एंड इन्वेंट्री लेड फंडामेंटल्स है, रादर देन डिमांड साइड स्टोरी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बिकॉज डिमांड साइड स्टोरी इज मोर फ्लक्चुएटिंग। बट बिकॉज चिली से जो कॉपर का प्रोडक्शन में जो कटौती हो रहे हैं वो एक पॉजिटिव है, एंड जिंक में इन्वेंट्रीज अलार्मिंगली लो है, ऑलमोस्ट 20,000 टन के आसपास आ गया, जो 2 महीने में, अगर अगस्त से अगर देखें, अगर सितंबर तक भी 32,000 34,000 टन का जो इन्वेंट्री एलएमई इन्वेंट्री 20,000 टन के आसपास आ गया। तो आई थिंक ये दोनों बहुत ही बुलिश है। कॉपर में मतलब मीडियम टर्म अगर देखें तो 995 के आसपास जो है एक वैल्यू बाइंग बन सकता है। 1020 के आसपास का आपका शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। 1020 के ऊपर अगर सेटल होता है तो
नया एक बुल ट्रेंड हो सकता है, 1060 1070 तक भी वहां से जा सकता है। सो आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन कॉपर। वैल्यू बाइंग लेवल इज अराउंड 995 998 के आसपास आप थोड़ा सा नीचे में खरीदारी कर सकते हैं। जिंक जहां तक सवाल है, आई थिंक 310 312 तक जिंक का अपसाइड पोटेंशियल है। जिंक इवन एट करंट लेवल्स में भी खरीद सकते हैं, 302 303 के आसपास भी खरीद सकते हैं। तो जब तक ये 298 इज अ क्रिटिकल सपोर्ट इन जिंक, जब तक 298 ब्रेक नहीं करता है, जिंक में अपसाइड का मोमेंटम जारी रहेगा। अपसाइड का टारगेट्स आप 310 से 312 के आसपास तक आप रख सकते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर। हम्म। और जैसे आपने कहा किशोर की लॉन्ग टर्म बुलिशनेस भी यहाँ पर नज़र आती है, 2026 में भी ये सेगमेंट आउट परफॉर्म करेगा या बेहतर परफॉर्म करेगा? किस तरह का परसेंटेज गेन्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है? आई थिंक कॉपर में आप एनीवेयर बिटवीन अराउंड 25 to 30% का जो रैली आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। आई थिंक 1280 के आसपास तक भी आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2026 देख सकते हैं। जहां तक जिंक का सवाल है, अराउंड 40 to 50% जिंक का प्राइसेस में हायर देख सकते हैं, विच विल गो टू अराउंड 420 410 के आसपास तक जाना चाहिए। हम्म। किशोर, साथ ही साथ यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे आपकी क्या सेंस है? जिस तरह से रुपये में हमने डिप्रिसिएशन आता हुआ देखा है था, लास्ट टाइम वी सॉ इतना सारा गिरावट था 2022 में जब रुपया 10% तक गिरा था। इस साल 4.5% की गिरावट फिलहाल यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स, रुपया और रुपये पे क्या सेंस है? आई थिंक शॉर्ट टर्म वीकनेस मेरे हिसाब से थोड़ा खत्म हुआ है। एक बार के लिए डॉलर भी थोड़ा सा वीक रहना चाहिए अगले 2-3 हफ्ते के लिए। बट आई थिंक इवेंचुअली वी आर लुकिंग एट अराउंड 91.20 से लेके 91.50, 91.20 से 91 हाफ तक आपका डिप्रिसिएशन फर्दर हो सकता है। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में वी हैव हिट अ रूफ। प्रॉब्ली यहाँ तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, यू विल गो टू अराउंड 88 90 88 80 के आसपास थोड़ा सा अप्रिशिएट हो सकता है। But eventually, we are looking at levels close to around 91.5. एंड डॉलर इंडेक्स जो कि 100 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है, आपको लगता है ये भी अपने पीक के आसपास है? I think 99.7 99.5 is going to be something short term में हम देख सकते हैं, थोड़ा डॉलर डेप्रिशिएट होगा। बट आई थिंक इवेंचुअली अगेन वापस 101 102 के आसपास जाते हुए नजर आएगा। किशोर, एक क्विक वर्ड यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस पे, जहाँ पर ये चौथा महीना है हम गिरावट देख रहे हैं और क्रूड प्राइसेस अब 58 के नीचे भी फिसलते हुए नजर आए हैं। बॉटम के आसपास हैं हम, या फिर आपको लगता है यहाँ से अब थोड़ी सी बढ़त देखने को मिलेगी? आई थिंक सी क्रूड का जो स्टोरी है, इट्स प्योरली सप्लाई लेड स्टोरी है। डिमांड कमजोर है, इट हैज बीन वीक फॉर क्वाइट सम टाइम, ऐसा कोई रिकवरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्रीज जहां पे भरपाई हो रहा था वो भी भर गया है। सो फर्दर एक्सेसिव डिमांड मुझे दिख नहीं रहा है, एंड एक्चुअली कंसोलिडेशन दिख रहा है। एंड अगर रशियन ऑयल अभी फर्दर डिस्काउंट्स पे अवेलेबल होते जा रहा है तो जो है वो कुशन थोड़ा सा कमजोर है। तो मेरे हिसाब से वीकनेस इसमें जारी रहना चाहिए। बट दिस इज इवेंचुअली शॉर्ट टर्म में थोड़ा जो डॉलर अगर डिप्रिशिएट करता है तो थोड़ा एक सपोर्ट मिलेगा। बट ओवरऑल ट्रेंड इज वीक। मैं WTI के अराउंड 55 के आसपास डाउन साइड देखता हूँ। ब्रेंट विल बी क्लोज टू अराउंड 60.5 के आसपास। सो $2 से $2.5 के आसपास का डाउन साइड अभी भी बाकी है। ऑलराइट, यानी कि बॉटम शायद नहीं बना है, कुछ और मुनाफा वसूली कच्चे तेल में आने वाले कुछ समय के लिए बनाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया किशोर, साथ जोड़ने के लिए, सारी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। और जाते जाते वो विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जो राम मंदिर अयोध्या से हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, यूपी चीफ मिनिस्टर भी हैं और RSS चीफ भी वहां पर हैं। ध्वज आरोहण का ये प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पाक देते हुए। Yeah.